अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे। हम भी नए दिन का आगाज़ करने जा रहे हैं, नए हफ्ते का आगाज़ करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका लास्ट वीक अच्छा गुजरा होगा। आप लोगों ने मिस ज़रूर किया होगा क्योंकि मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया है। तबीयत की नासाजी की वजह से आपसे नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन अब वापस आ चुके हैं अपने प्रोग्राम में ताकि आपसे बात कर सकें, ताकि जितने भी इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व किया जा सके। अभी अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहा करते थे कि जनाब बचपन में जिस अमल की आदत पड़ जाए ना, वो आदत उम्र भर आपके साथ रहती है। इसलिए बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि वो छोटी उम्र से ही नेक आदात या नेक कामों का मालिक बने और अपनी जो हरकतों सकनात है ना, उनसे कभी भी किसी को मनफी तौर पर मुतासर ना करे। ये सब तो हम जानते हैं कि छोटी उम्र की जो आदत है वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं, सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहती है। मगर फिर सवाल ये है कि हमारे बच्चे इनको छोटी उम्र में अपनाते क्यों नहीं हैं। इसके पीछे की एक अहम वजह है हमारा अपना रवैया। याद रखें कि बच्चा वही करता है जो वो देखता है। जब वो अपने इर्द गिर्द अच्छी आदत नहीं देखेगा तो वो उनको अपनाएगा भी नहीं, कभी भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। फिर एक और अहम वजह ये है कि हम लोग बच्चों को ख़ुद से ढील भी दे देते हैं और उनको दिलासा देते हैं कि बच्चा है ना, बड़ा होकर ख़ुद समझ जाएगा। ये जो रवैया है ना, ये तामीरी रवैया नहीं है, बल्कि आपको चाहिए कि आप बच्चे को प्यार और मोहब्बत से बताएं कि वो काम जो उसको करने को कहा जा रहा है वो क्यों उसके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। डांट डपट की बजाय उसको ये यकीन दिलाएं कि इसको जो अच्छी बातें बताई जा रही हैं वो क्यों अहम है उसके लिए, आगे जाके उसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव लेकर आ सकती हैं। फिर उसको वो अमल करके भी दिखाएं, प्रैक्टिकली उसे बताएं कि ये इस तरह होता है। और इस तरह हम देखेंगे कि बच्चा उन अच्छी आदत का मालिक बनता जाएगा या वो आदत अडॉप्ट करता जाएगा। अच्छी आदत के लिए बड़े होने का इंतज़ार नहीं किया जाता है, क्योंकि अच्छी आदत की अगर मश्क नहीं की गई होगी ना तो वो कायम भी नहीं रह सकती है। एक और बात जो हमारे नौजवानों के जहन में ना जाने किसने डाल दी है कि जनाब जवानी तो होती ही गलतियां करने के लिए, इसलिए इस उम्र में हल्ला गुल्ला करे, इंजॉय करे, मौज मस्ती करे। ये मुझे लगता है बड़ी एक गलत सोच है, क्योंकि जवानी गलतियों से सीखने की उम्र है, ना कि गलतियों को एंजॉय करने की उम्र है। इसलिए इसी उम्र में हमें एक ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाना चाहिए और अच्छी आदत के मालिक बनना चाहिए। तो जो वालिदैन हमें देख रहे हैं, जो यंग बच्चे हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए भी हमारी तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ज़िंदगी को खूब इंजॉय करें, लेकिन राइट एंड रॉन्ग का पता होना चाहिए कि आप ऐसी चीज़ें ना करें अपनी इस जवानी में या अपनी इस उम्र में, कम उम्री में मैं तो कहूँगी, कि जब आप आगे जाएं और जब आप उस उम्र के हिस्से में पहुँचे कि जब आप पीछे मुड़ कर देखें तो आपको कोई रिग्रेट ना रहे। तो ये भी आप लोगों ने ख़याल रखना होता है। तो ये आज का हमारा पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। और जनाब एक रिसर्च के मुताबिक बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्जिश करने से ज़िंदगी नहीं बढ़ती है और ये सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। अलबत्ता नॉर्मल वर्जिश करें, नॉर्मल एक्सरसाइज करें, ये आपको बाज़ बीमारियों से महफूज भी रख सकती है। ये तो हम सब जानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए वर्जिश इंतहाई ज़रूरी अमल है। इससे हमारे जो जिस्मानी अज़ा हैं वो चाको चौबंद रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, हमारा जो वज़न है वो भी एतदाल में रहता है। मगर इसके बरक्स जो लोग हार्ड वर्कआउट करते हैं, इंटेंस वर्कआउट करते हैं, उनका जो सेहत मद्देनज़र ज़िंदगी बीमारियों में भी तब्दील हो सकती है। अक्सर जिम जाने वाले जो ख़ास तौर पर अफराद हैं ना, वो जल्दबाजी में बॉडी बनाने के चक्कर में बहुत सख्त और बहुत देर तक वर्जिश करते हैं और बहुत ज़्यादा वेट भी उठाते हैं, ये जाने बगैर कि ऐसी वर्जिश उनकी सेहत के लिए या फिर उनकी हड्डियों के लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती है। तो आज के सेगमेंट में इसके पीछे छुपे हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे कि हार्ड वर्कआउट सेहत के लिए कैसे नुकसानदेह हो सकता है और क्या जो इंटेंस वर्कआउट होता है वो वाकई हड्डियों को खोखला और कमज़ोर बनाता है कि नहीं बनाता है।
तो इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए ज़िशान महमूद ख़ान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कोच हैं। तो ज़िशान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िशान, सबसे पहले तो बताइए कि ये जो हमें पता है कि थोड़ी बहुत आप वर्जिश करें या आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी लाइफ में होनी चाहिए, जिससे आप एक तो फिट भी रहते हैं, हेल्दी भी रहते हैं, मेंटली भी, फ़िज़िकली भी। लेकिन ऑन द अदर हैंड बहुत से लोग हैं जो कि बहुत इंटेंस वर्कआउट कर रहे होते हैं, बहुत हार्ड कोर वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है और किसको कौन सा वर्कआउट करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ज़्यादातर पाकिस्तान में तो लोग मिनिमम रिक्वायरमेंट वर्कआउट की नहीं पूरी कर रहे हैं। अच्छा। हम ये वाली जो टर्म हैं ये यूज़ करते हैं एथलीट्स के लिए या फिर जो पेशेंट्स हैं जो मेंटली और मेडिकली चैलेंज्ड हैं उनके लिए। अच्छा। लेकिन जनरल पॉपुलेशन के अंदर भी ये वाला तासुर अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। मुझे तकरीबन 11 साल हो गए, 15 साल से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ लोगों के अंदर। हमारे पास जिम में लोग ऐसे आते हैं जो जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है 45 मिनट से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की, बट स्टिल 4-4 घंटे वो एक्सरसाइज करते हैं। और एक्सरसाइज भी किसी से गाइडेंस लिए बगैर, मतलब खुद से ही कोई किसी ने बता दिया, किसी से देख लिया और वो खुद ही कर रहे हैं। बिल्कुल, ज़्यादातर यूट्यूब से देखा या इंटरनेट से देखा, AI से उन्होंने पूछा और उन्होंने बताया कि जी 4 घंटे। आजकल ये AI वाला चार्ट और उससे बड़ा गाइडेंस ली जा रही है। ठीक है, आप गाइडेंस ले सकते हैं, बट AI फिर भी एक मशीन है ना, मशीन है। वो आपको कैसे बता सकती है कि आपकी बॉडी टाइप और आपको वो सारी चीज़ें, आप उससे मदद ले सकते हैं, लेकिन सब पूरा ही डिपेंड नहीं करें उसके ऊपर। ऐसे ही है, आप फिजिकली तो उससे पूछ सकते हैं, थोड़े से एट्रीब्यूट्स वो आपको बता सकता है, लेकिन मेडिकल नीड्स जो होती हैं वो कस्टमाइज होती हैं हर पर्सन की, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है अभी फ़िलहाल के दौर के लिए। तो लोग ज़्यादातर, मैंने खुद ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, मुझे आके लोग दिखा रहे होते हैं, सर ये देखें, यही ने मुझे बताया कि 4 घंटे एक्सरसाइज करनी। वो पूरा बता रहे होते हैं कि ये चार्ट है, इतना आपने खाना है, ये वाली आप एक्सरसाइज करें, ये सारी चीज़ें करें, और वो उस पर फिर अमल भी कर रहे होते हैं। इवन कि उनको समझाएं भी थोड़ा सा तो वो कहते हैं सर इसने ये बताया, आई थिंक इसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम उनको मेजरिंग टूल्स, कुछ मेजरिंग टूल्स होते हैं जिससे हम एक्सरसाइज को मेजर भी कर सकते हैं। MHR जो है वो बड़ा कॉमन यूज़ होता है, मैक्सिमम हार्ट रेट का फार्मूला। आप कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी बॉडी वेट, फुल बॉडी वेट एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें वेट्स नहीं यूज़ हो रहे, रॉ डंबल्स नहीं यूज़ हो रहे, जो मशीनों पे ज़्यादातर यूज़ हो रहा है, कार्डियो, ट्रेडमिल, इलेप्टिकल्स, जस्ट लाइक दैट, उसमें हम MHR यूज़ करते हैं कि मैक्सिमम हार्ट रेट आप ना अचीव करें। 100% हार्ट रेट तक हम नहीं अचीव करवाते। 80% हार्ट रेट जो है हम उस पर कहते हैं कि अगर आप फैट लॉस के जोन में आना चाहते हैं तो आप 80% MHR पे रह सकते हैं। अच्छा, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के मेजरिंग टूल्स हैं वो डिफरेंट हैं। उसमें 1RM है, रेपिटेशन मैक्स उसका नाम है। बेसिकली हम कहते हैं कि जो 100% एक बंदा 1 रैप कर सकता है किसी वेट का, वो उसका 100% RM है। हम उसका 80% to 90% उससे एक्सरसाइज करवाते हैं। वंस इन अ वीक या वंस या ट्वाइस इन अ मंथ हम उसको 100% RM तक भी ले जाते हैं, बिकॉज हमने उसकी जो स्ट्रेंथ है वेट लिफ्ट करने की वो इंक्रीज़ भी तो करवानी है, हमने इंक्रीज़ करवानी है उसकी स्ट्रेंथ। सो ये कुछ मेजरिंग टूल्स हैं। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी के कुछ मेजरिंग टूल्स हैं, एजिलिटी के मेजरिंग टूल्स हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन जो चीज़ होती है ना, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, जो पेशेंट्स हैं उनका कोई भी मेडिकली चैलेंज, जैसे आर्थराइटिस का पेशेंट है, रोटेटर कफ की इंजरी है, शोल्डर रिपेयर हुआ है, टेंडन लिगामेंट रप्चर हुआ है, मसल क्रैम्प्स हैं, उसको लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन है, इस तरह की जो टर्म्स और इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ओवर ट्रेनिंग से रोका जाता है। बेसिकली उनके लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं कि अब एक शख्स है, वो शोल्डर उसका इम्पेयर है, मतलब उसका रिसेंटली रिपेयर हुआ है, शोल्डर वाया सर्जरी रिपेयर हुआ है या वाया फिजियोथेरेपी भी रिपेयर हुआ है, ठीक है, तो उसकी बॉडी के जो एक्सरसाइजेज उसको रिक्वायरमेंट है, जो उसको चाहिए, ठीक है, वो हमारा काम होता है हम उसको बताएं। और जो कोच होता है, जो एक कह लें कि ट्रेनर है, पढ़ा लिखा क्वालिफाइड ट्रेनर है, ये वही बता सकता है। इवन के MHR का फार्मूला भी उसको ही आता है, रैप मैक्स भी वही निकाल सकता है, आप खुद से नहीं कर सकते। ऑब्वियसली वो आपकी कंडीशन मेडिकली भी देख कर के आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह चीज़ें चाहिए, रिक्वायर्ड है, वो बताता है आपको। अच्छा, जैसे अब आपने कहा कि एक जनरल ट्रेनिंग होती है जिसमें ट्रेडमिल आप कर लें, साइकिलिंग कर लें, ये सारी चीज़ें कर लें, अब फिर आ जाती है स्ट्रेंथनिंग वाली। अब इन दोनों में जनरल ट्रेनिंग किन को करनी चाहिए? जिनको इतनी ज़रूरत नहीं है तो वो जनरल ट्रेनिंग भी कर लेंगे तो वो फिट भी रहेंगे, वो काफ़ी बीमारियों से ही बच सकते हैं। और स्ट्रेंथनिंग की तरफ किन को जाना चाहिए कि कौन सी ऐसी बीमारियों में, या किसी को प्रॉब्लम, किसी को पोस्टर का प्रॉब्लम होता है, किसी को कोई ऐसी बीमारी होती है और उनको स्ट्रेंथनिंग की तरफ जानी चाहिए, तो ये दोनों को बताएं हमें।
सबसे पहले तो मैं आपके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए ये लाजमी बताऊंगा कि फीमेल्स को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत है। फीमेल को स्ट्रेंथनिंग की तरफ जाना बहुत चाहिए। ज़्यादा ज़रूरत Okay. है, शदीद ज़रूरत है। फीमेल्स और अबव 40 फीमेल्स को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आप जो यंग जनरेशन है ना उनको भी स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है। ऑफ कोर्स बहुत सारे इश्यूज हैं जो इससे रिजॉल्व हाँ, हो जाते हैं, और exactly. बहुत सारे आने वाले जो इश्यूज, फीमेल्स जो हैं 1/3 जो है, हर औरत जो 3 में से 1 औरत है उसने आर्थराइटिस की तरफ जाना है, कैल्शियम डेफिशिएंसी की तरफ जाना है, बोन्स ने ब्रिटल होना है और Okay. वो सारा प्रॉब्लम्स होने हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अच्छा, अब अगर हम जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती है कि मिनिमम 4 डेज अ वीक आपने एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। एंड 150 मैट्स, ये एक इक्विवेलेंट फार्मूला होता है। मैट्स का मतलब है कि कितनी एनर्जी बर्न की है उसने एक्सरसाइज में। पर वीक 150 मैट्स बर्न करने चाहिए, ये मिनिमम बताया है। मैक्सिमम WHO ने नहीं बताया, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन किसी ने नहीं बताया। मैक्सिमम तक अब जितना जा सकते हैं उतना जाएं। मिनिमम आपकी 150 होनी चाहिए। मिनिमम 150 मैट्स मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट्स आपने बर्न करने हैं पर वीक। पर वीक करना पर है। वीक, ये पर डे नहीं करना है आपने, या पर वीक करना है। ये पर वीक करना है आपने। उसको आप डिवाइड कर सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज के थ्रू, और आप उसको डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रेंथ। आई वुड सजेस्ट कि 35 to 40% कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए हर पर्सन के लिए, चाहे वो वेट गेन कर रहा है चाहे वो लॉस कर रहा है, ठीक है। 35 to 40% का मतलब है कि अगर 1 घंटे की एक्सरसाइज है तो 30 मिनट या 40-35 मिनट तक वो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज में क्या क्या आ जाता है? कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज के अंदर जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ट्रेडमिल है, इलेप्टिकल्स है, ठीक है, एनीथिंग, फुल बॉडी एक्सरसाइज हो सकती है उसके अंदर, जंपिंग जैक्स, बैटल रोप, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। जो एक्टिविटीज़ हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ भी उसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग लोग करते हैं, ठीक है। ये सारी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज में आ जाती है। ये सारी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज हैं। इसके बाद आ जाती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लाजमी है, हर किसी को करनी चाहिए। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में यहाँ पे आपको बता दूँ कि खाली वेट उठाना नहीं, आप 2 kg का वेट है वो भी एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही कहलाएगा। लेकिन एक पर्सन है उसका जो एंड्योरेंस लेवल है, उसका जो फिटनेस लेवल है, वो 2 kg तो उसको फील भी नहीं करवाता, वो मसल को चैलेंज नहीं करता, वो रेजिस्टेंस, क्योंकि इसका नाम है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वो रेजिस्टेंस ही नहीं दे रहा उस मसल को, तो 2 kg नहीं, वो जितने वेट पर उसकी बॉडी चैलेंज हो रही है, रेजिस्टेंस हो फील कर रही है, वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो 20 से 25 मिनट की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा ये जो एक बात की जाती है कि आप जब जो लोग बहुत ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त वाली जो वर्जिश कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उनकी हड्डियों का प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर उनकी हड्डियाँ खोखली होना शुरू हो जाती, कमज़ोर होना शुरू हो जाती। वाकई ऐसा है? देखिए, इसमें एक मेडिकल फिनोमेना है, जब भी कोई मसल मूव होता है तो वो कैल्शियम को यूज़ करता है, कैल्शियम आइंस को यूज़ करता है। और कैल्शियम एक वाहिद ऐसी चीज़ है, जब ब्लड में कम होता है ना तो ब्लड उसको बर्दाश्त नहीं करता, ब्लड वो कैल्शियम जो है वो आपकी हड्डियों से लेना शुरू कर देता है, ठीक है। अगर आप समहाउ कोई इतने बड़े एक्सरसाइज करने वाले हैं कि आप बहुत हार्ड का मतलब है कि 100% RM आप हर रोज़ लगा रहे हैं, एंड 100% MHR आप हर रोज़ कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम हार्ट रेट। अगर आप हर रोज़ कर रहे हैं तो, और आप कोई सप्लीमेंट नहीं ले रहे कैल्शियम का, आपकी डाइट के अंदर भी जो कैल्शियम वाली चीज़ें वो कम हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स कम हैं, ठीक है, तो फिर क्या करेगी आपकी बॉडी के आपकी हड्डियों से कैल्शियम को लेगी और ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन किया जाएगा। उस प्रोसेस के थ्रू देयर मे बी अ चांस कि आपकी हड्डियां ब्रिटल हो जाएं और बिल्कुल कमज़ोर हो जाएं, एंड देन आपको इंजरी हो सकती है जो भी एक्सरसाइज आप करें। सो हार्ड एक्सरसाइज को थोड़ा सा हमें डिफ़ाइन करना चाहिए उन लोगों के लिए जो ये चीज़ करते हैं, हमें उनको ये मेजरिंग टूल्स सिखाने चाहिए, ठीक है। एंड सप्लीमेंट और विटामिन डी, ये 2 ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो WHO कहता है कि हर शख्स को लेने चाहिए। कैल्शियम एंड विटामिन डी, WHO के ये गाइडलाइंस, उसकी जो मेन हाईलाइट्स हैं उधर लिखा हुआ है कि विटामिन डी का सप्लीमेंट हर बंदे को लेना चाहिए। हमारे यहाँ पे तो वैसे ही हर कोई डेफिशिएंट है, हर कोई विटामिन डी डेफिशिएंट है, ठीक है। विटामिन डी सिर्फ कैल्शियम को आपकी हड्डियों तक नहीं लेके जाता है, वो बाकी न्यूट्रिएंट्स जो आपकी हड्डियों तक जाने हैं वो भी लेके जाता है। उसमें फास्फोरस है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ठीक है, पोटेशियम है, जितने भी और माइक्रो मिनरल्स हैं वो भी आपकी हड्डियों तक जाते हैं। और इनका जो ट्रांसपोर्ट, अब जैसे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कोच हैं आप, तो हमें डाइट से ही बता दें, हमें चले पता तो है सप्लीमेंट से हमें कैल्शियम और विटामिन डी मिल जाता है, लेकिन अगर हमने डाइट से लेना है तो कौन कौन सी चीज़ों से हमें मिल जाता है? देखें, एक बड़ा आसान रूल ऑफ थंब है कि आप अपना जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करें, कैल्शियम आपको उधर
से मिल जाएगा, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। मैं एक बात बड़ा करता होता हूँ कि ऐड कलर्स इन योर डाइट, कलर्स इन अ सेंस कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कलरफुल, बस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आप ऐड रखें। हाँ, वंस इन अ मंथ ऑर्गन मीट जैसे कलेजी और इस तरह की चीज़ें जो मटन एंड बीफ की, उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि जानवर ने भी ज़्यादातर जो अपनी चीज़ें हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वहीं स्टोर किए होते हैं, लिवर में स्टोर किए होते हैं, इंसान भी लिवर में स्टोर करता है। सो आई वुड सजेस्ट कि वंस इन अ मंथ आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन डी आपको नॉन एक्टिवेटेड फॉर्म में सब्जियों से और दूध से मिल जाएगा, लेकिन एक्टिवेशन के लिए आपको धूप में जाना पड़ेगा। तो गर्मियों में कौन धूप में हाँ, जाए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, जब सुबह सुबह उठते हैं, क्या करें हम? सुबह उठते हैं, सुबह उठते साथ ही आप 7 बजे बाहर अपनी बालकनी पे जाएं, 15 मिनट खड़े हों सिर्फ बालकनी में, तो दैट वुड बी इनफ फॉर द डे। ठीक है। आप जब सुबह और ये एक रिसर्च भी है, आपकी माइंड को एक्टिवेट कर देती है ये चीज़ कि जब आप एक अंधेरे वाले कमरे से उठ के एकदम से बालकनी में जाके खड़े होते हैं तो पूरा दिन आपका फ्रेश गुजरता है। फ्रेश तो गुजरता है, लेकिन फिर जो कॉन्शियस लोग हैं कहेंगे हम काले हो गए हैं, अब हम क्या करें? 15 मिनट खड़े होते हैं रोज़ हम लोग अपनी बालकनी में या फिर जाके टेरेस में, तो अब तो हम काले हो गए। तो इसलिए उसके लिए बेस्ट हल है कि आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर लें, आप ये कर लें ताकि आप काले ना हों। तो हम बात कर रहे थे कि ज़्यादा एक्सरसाइज करने वाले लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और किन को कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इस पे बात करने के लिए ज़िशान महमूद खान हमारे साथ मौजूद है। ज़िशान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जनाब, रिश्ते ना ज़िंदगी में सबसे कीमती होते हैं, जो एतमाद, भरोसे और मोहब्बत से बनते हैं, और फिर अगर कोई एक चीज़ भी कमज़ोर पड़ जाए या बाल बराबर भी दरार आ जाए तो रिश्ता कब कमज़ोर हो जाता है ये पता भी नहीं चलता है। कारोबार हो, दोस्ती हो या फिर दफ्तर में कोई भी ताल्लुक़ हो, इसमें शक आ जाए ना तो बस फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उस रिश्ते को ख़त्म समझते हैं। और फिर अगर ये शक का बीज मियाँ बीवी के दरमियान कोई बो दे या दोनों में से किसी एक का भी हद से ज़्यादा पोसेसिव जो रवैया वो हो तो ये तकलीफ़ देने लगता है, ये रिश्ता तोड़ सकता है। हो सकता है कि कभी कभार का जो शक है वो वाकई में सच हो, लेकिन ज़्यादातर ये खामोशी, गलत फहमी या फिर एक दूसरे से कम बात करने की वजह से भी हो सकता है, यानी कम्युनिकेशन गैप इस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए सवाल ये पैदा होता है कि जब शक पैदा हो जाए और कुछ इस बुनियाद पर मिल भी जाए तो क्या रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, बैठकर बात करनी चाहिए या फिर कोई तीसरा या चौथा रास्ता भी हमें इख्तियार करना चाहिए। तो सेगमेंट में हम गुफ्तगू करेंगे और उस पर ही आज आपको पता भी चलेगा आज की गुफ्तगू से कि किसी का दिल बदल सकता है, किसी का रिश्ता जो शायद टूटने वाला हो वो बच सकता है आज की हमारी गुफ्तगू से। तो इस पे हमने बात करनी है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बिस्मा एजाज़ हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर बिस्मा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू मुनीबा फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर बिस्मा, आज हमने बात करनी है कि अगर रिश्तों में, वो कोई भी रिश्ते हो सकते हैं, कि रिश्तों में अगर दरार आ जाती है या शक आ जाता है तो उसका क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बताएं कि शक आता ही क्यों है। मतलब एक रिश्ता है, बड़े खूबसूरत रिश्ते होते हैं, हमारे माँ बाप के, हमारे बहन भाई के, मियाँ बीवी का रिश्ता, दोस्तों का रिश्ता। शक आता किस बुनियाद पे है किसी भी रिश्ते में? आपने जब ये चीज़, ये टॉपिक पे इंट्रोडक्शन दिया ना कि हम आज इस पर बात करेंगे, तो आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट रेस किया कि कम्युनिकेशन गैप होता है। ये बिल्कुल सही है। जब आप आपस में बातचीत, शेयरिंग बंद कर देते हैं, रीज़न्स कोई भी हो सकती हैं। कुछ लोग समझते हैं कि हम अपनी बात शेयर करेंगे तो फिर पता नहीं हमारे बारे में क्या जजमेंट कायम कर ली जाएगी। हेजिटेशन होती है, जहन में 100 सवाल आते हैं। सिर्फ उन सवालों का जवाब से बचने के लिए लोग जो है वो कम्युनिकेशन करना कम कर देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस रिश्ते में हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ अगर हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा प्राइम एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें शक जो है उसका अगर बीज बो दिया जाए तो उसका फिर हल कोई नहीं होता। अच्छा, क्योंकि शक जो है वो इंसान के दिमाग में चेन ऑफ थॉट्स जो है ना उसको एकदम से एग्रीवेट करना शुरू कर देता है। अगर ये ऐसे कहा है तो इसका मतलब ये है, वो सेल्फ थॉट शुरू हो जाती है इंसान की। जब सेल्फ थॉट शुरू होती है तो आप अपने पर्सपेक्टिव से, अपने जहन के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक सोचते हैं, आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को जहन में नहीं लेके आते। इसलिए शक जो है वो कभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। और उसका नुकसान ये होगा कि ट्रस्ट जो है वो रिलेशनशिप का, उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता शक जो है वो स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाता है, बॉन्ड जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है, और फिर अल्टीमेटली हम देखते हैं कि ब्रेकअप्स भी हो रहे हैं, रिलेशनशिप ख़त्म भी हो रहे हैं।
सो मेरा ख्याल है कि कम्युनिकेशन गैप जो है वो एक बिल्कुल प्राइम फैक्टर है किसी भी रिलेशनशिप में शक को उजागर करने के लिए और फिर उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। दूसरी चीज़, हमारे आसपास जो लोग होते हैं ना जी, वो कभी भी आपसे, आपकी खुशियों से, आपके रिलेशनशिप से वो वाली फीलिंग्स नहीं रखते जो आपकी अपनी होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में लोगों के बीच में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, जेलसी बहुत ज़्यादा है, हसद जिसको हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो कान भरने वाले लोग जो होते हैं ना वो भी बहुत होते हैं। बज़ाहिर वो आपके दोस्त होते हैं, हाँ, लेकिन दोस्त की शक्ल में वो आपके दुश्मन होते हैं। आप अपनी कोई भी बात दिल से कैथारसिस करने के लिए उनसे शेयर करते हैं, वो हमेशा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही आपको देंगे। वो नेगेटिव रेजोल्यूशन ही देंगे, नेगेटिव इंटरप्रिटेशन ही देंगे, जिसकी वजह से आपका शक जो है वो मजबूत होना शुरू हो जाता है। तो अपने मसाइल जो है मेरा ख्याल है जो जिसके साथ कम्युनिकेशन कम की हुई है उसके साथ शेयर करना वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इधर उधर XYZ लोगों। अच्छा, मियाँ बीवी में ख़ास तौर पर शक आ जाए या शकी मिजाज दोनों में से कोई एक बंदा हो तो उसको किस तरह चेंज किया जा सकता है? यहाँ पर हमें ट्राई करना चाहिए नेक्स्ट पर्सन को चेंज करने की, बदला जा सकता भी है या नहीं बदला जा सकता है? अब मेरे पास अगर कपल्स आते हैं ना काउंसलिंग के लिए तो उनको मैं सबसे पहले, और उनमें मेजॉरिटी के पास यही रीज़न होता है, जी मुझे शक है कि ये ऐसे है। तो मेरा सवाल उससे ये होता है, एविडेंस है? हाँ, आपके पास प्रूफ है, सबूत है? फिर इसके ऊपर बात करो। शक की बेस पे आप अपने रिश्ते को ख़राब मत करें। अगर ठीक है आपकी सिक्स सेंस इतनी तेज़ है और आपको शक हो गया है तो फिर अपने अंदर थोड़ा पेशेंस लाएं, पहले अपने आप को कंपोज करें, उसकी वजह से अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब ना ऑब्वियसली। करें। हाँ, जब तक आपके पास सबूत या एविडेंस ना हो तो शक बिल्कुल बेकार है। अच्छा, हाँ, अगर शक की बुनियाद पे आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन की है, छानबीन की और आपका शक जो है वो प्रूफ सही साबित हो गया, देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप कि आपने उसको ठीक कैसे करना है। फिर वो शक नहीं है, फिर ऑब्वियसली यू हैव द एविडेंस, यू हैव ऑल द प्रूफ्स, फिर आपका बात करना बनता है और उस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। क्योंकि अब वो एक शक नहीं, अब वो कॉन्फ्लिक्ट है। अब वो आपके दरमियान एक प्रॉब्लम आ गई है, उसके ऊपर आपको बात करनी बनती है और उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट, जैसे ख़वातीन होती हैं उनका शक यकीन में बदल जाता है जब, तो वो आसमान सर पे उठा लेती हैं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, वो अपने मेके में फ़ोन कर करके और उनको सारी चीज़ें बताती, मेरे साथ ये हो गया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, इस बंदे ने मेरे साथ ये कर दिया एंड ऑल दैट। नो, दिस इज़ नॉट द राइट। पहली तो अपने आप को ना, जिस घर में आप हैं वो आपका घर है, वो पर्सन जिसके आप बीवी हैं वो आपका हस्बैंड है, उसके साथ बात करना आपका पूरा राइट है। अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वो गलत रास्ते पे पड़ रहा है, उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपको पूरा राइट है उसको क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन करने का अंदाज क्या है, इट डिपेंड्स। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में सबसे पहले है यू शुड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम कि वो है क्या। आपके पास सबूत आ गया, दूसरा स्टेप है अपने अंदर पहले पेशेंस अपने अंदर लेके आना, क्योंकि आप हर्ट होंगे, आपके अंदर एग्रेशन आएगा, वो आपके उस रिलेशनशिप को एक हिट और देगा। आप अपने आप को पेशेंटली उस पर्सन के सामने बिठाते हैं और फिर उससे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने का अंदाज ऐसा होना चाहिए जैसे आप एक न्यूट्रल पर्सन से बात कर रहे हैं, अपने गुस्से को काबू में पाके। उसके बाद एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। वो कैसे? हम सवाल करते हैं ना तो हम अगले का जवाब नहीं सुनते, हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि हम उसको बोलने का मौका दें। और जब आपके सामने एक आपकी अदालत में एक खावंद बैठा हुआ है फिर तो आप बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे उसकी। एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा। लेट हिम स्पीक व्हाट ही हैज़ ऑन हिज प्लेट। एक्टिव लिसनिंग के बाद आप और आपका हस्बैंड दोनों बैठ के वैलिडेट करें कि वेयर द प्रॉब्लम इज़ लाइंग। प्रॉब्लम कहाँ पे है? मेरी तरफ से कमी है, तुम्हारी तरफ से कमी है, किसकी वजह से ये चीज़ सामने आई है? दिस इज़ द प्रोसेस। इसके ऊपर अगर आप अमल करते हैं फिर आप उसकी कुछ सुनेंगे, आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा जो आपने की होंगी, और 100% परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। ऑब्वियसली। हाँ, आप उसको रियलाइज़ करवाएंगे कि जब आप एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं तो उसको पता होगा कि यार ये तो इतना सब कुछ होने के बावजूद सब्र मेरी के बात साथ सुन चीज़ें रही कर रहे है, हैं। हाँ। इसका मतलब है आई एम इम्पॉर्टेंट फॉर हर। उसको भी रियलाइजेशन होगी। और ज़्यादातर चांसेस फिर यही होते हैं कि वो जो एक मैल अडाप्टिव बिहेवियर खावन या बीवी की तरफ से आता है वो इसी डिबेट के ऊपर ख़त्म होना शुरू रहता है, बिकॉज रियलाइजेशन हो जाती है कि येस वी आर रॉन्ग, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को रिजॉल्व करते हैं। लास्ट थिंग जो मैं हमेशा कहती हूँ, इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। क्या हमारा ये जो वे था ये ठीक रहा, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर खुदा न खास्ता किसी भी XYZ रीज़न की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आता है तो अपने वे को आप चेंज कर सकते हैं। और फिर शक अगर ख़त्म हो गया
गलती का रियलाइजेशन होगी, उसने सुधार लिया, तो फिर खुदा उसको का दोबारा वास्ता है, नहीं। शक जो है उसको दिमाग में से निकाल दें बिल्कुल एंड ऐसे वर्क ऑन योर रिलेशनशिप विद अ न्यू पर्सपेक्टिव। मतलब वो चीज़ को बार बार जो है ना वो रगड़ा ना लगाएं। नहीं, हम तो 10 साल बाद भी बताते हैं फलाने टाइम पे तुमने मेरे साथ ये किया था। ये चीज़ ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक बनती है कि अगर एक दफ़ा एक चीज़, एक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है तो उसको बार बार आप हाईलाइट ना करें, बार बार अपनी लाइफ के अंदर उसको लेकर ना आए, ताकि वो आपको मज़ीद ख़राब ना करे आपके रिश्ते को। इस चीज़ को ना मैं मुनीबा कहती हूँ कि आपने अपने कंधे पे ना एक बैगेज उठाया हुआ, बिल्कुल, और उसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स ऐड ऑन करते जा रहे हैं, वो भारी होता जा रहा है और आप आगे चलते जा रहे हैं। लेट गो करना चाहिए। तो हमारे साथ डॉक्टर बिस्मा एजाज मौजूद थी। डॉक्टर बिस्मा, थैंक यू सो मच कि आप आई, इसके ऊपर बात की है। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ पंजाब हुकूमत के हवाले से बात कर लेते हैं, ज़िले इंतज़ामिया के हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात करें गिरा फरोशी के हवाले से, जो कि इस वक्त उरूज पे है, और अब जो लोग भी गिरा फरोशी कर रहे हैं या उसमें मुलव्वस नज़र आए, तो जनाब उनके लिए ना अब एक अथॉरिटी पूरी तैयार हो चुकी है, जो कि 24 मई तक फ़ाल हो जाएगी, और पंजाब रेगुलेटरी अथॉरिटी है। और अब वो जो गिरा फरोशी है ना, उनको होशियार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब ये बताया जा रहा है कि जितने भी गिरा फरोशी करने वाले हैं वो जुर्म पर और मौके पर उनकी गिरफ्तारी होगी। अब कोई जुर्माना नहीं होगा, कोई वार्निंग जारी नहीं होगी, कोई सील नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ सबसे पहले उन्होंने गिरफ़्तारी करके आपको पकड़ के ले जाना है। ये एक कह लें कि पंजाब रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से ये इन्फोर्समेंट स्टेशंस भी बनाए जाएंगे शहर के 6 मकामात पर, स्टेट ऑफ द आर्ट। इसके अलावा निश्तर जोन में 1 करोड़, अलामा इकबाल टाउन में 11 करोड़ से इन्फोर्समेंट स्टेशंस कायम होंगे। ये तो बात होगी कि ये जो पंजाब रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो तैयार की जा रही है, वो जब फ़ाल हो जाएगी तो उसके बाद क्या क्या उसके फंक्शंस होंगे, उस पर मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा एक और स्टोरी है जिसके ऊपर हमने बात करनी है, वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने आरज़ी मवेशी मंडियाँ फ़ाल करने से माजरत कर ली है। बड़ी ईद आने वाली है, मवेशी मंडियाँ भी लगनी है, तो उसके लिए माजरत कर ली है, क्योंकि बल्दियात जो पंजाब है उन्होंने आरज़ी मंडियाँ फ़ाल करने का इख्तियार कैटल मैनेजमेंट के हवाले कर दिया है। तो ये आरज़ी मवेशी मंडियाँ फ़ाल करने का इख्तियार किसका है, किसका नहीं है, और क्यों माजरत की गई है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इमरान अकबर मौजूद हैं, चीफ़ रिपोर्टर हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान अकबर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, सबसे पहले तो ये पंजाब रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो तैयार की गई है, और गिरा फरोशी करने वालों के लिए तो अब तो शिकंजा मज़ीद तंग कर लिया गया है। तो बताया जा रहा तजावुज़ात और गिरा फरोशी के जुर्म पर मौके पर गिरफ्तारी होगी, वाकई ऐसा होगा? देखिए मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त जो पीरा है उसको रेडी टू गो किया जा रहा है। इसके लिए जो है अखराजात हैं उनके जो है बाकायदा तौर पर इसको संभल करने के लिए वो उनकी जो है मंजूरी दे दी गई है। इस वाले से अगर देखा जाए तो डिवीज़न कमेटी का इजलास जो है उसमें तमाम तर मंजूरियाँ दी गई हैं, जबकि इनके फ़ंड्स हैं जिसके लिए ये दफ्तर जो है वो फ़ाल किए जा रहे हैं। अब रह गई बात कि ये करेगी क्या, इसके फंक्शन क्या है। अब ये लाया ही इसलिए गया है कि जो इस वक्त शहर लाहौर में तजावुज़ात और ग्राम फरोशी है इसको कंट्रोल किया जाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन किया जाए। अब 3 जो ये चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो हैं वो तमाम आम आदमी को जो है इफ़ेक्ट करती हैं। अब जिस चीज़ को इफ़ेक्ट कर रही हैं वो उसके लिए इन्होंने एक फार्मूला निकाला कि जो पुराने लोग हैं मिड स्टेट्स वगैरह, जिसको हम कहते हैं कि फोर द ज़फ़र मौज, तो वो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, उनके पास वैसे इख्तियार नहीं होते जिस तरह के इख्तियार होने चाहिए थे कि मौके पर जाए और उनका एक डर हो। वो डर खौफ नहीं है लोगों को, तो जिसकी वजह से एक मजिस्ट्रेट होता है, 2 थाने उसको मिल जाते हैं, वो कहाँ कहाँ जाए, किस किस गली में जाए, कहाँ कहाँ पे जाकर ग्राम फरोशी को जो है उसको नकेल डाले। अब चूँकि बताया यही जा रहा है हुकूमत की तरफ से, वैसे भी देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में कमी वाक़या हुई है और कंट्रोल किया गया हर लिहाज से
जैसा कि आपके सामने गंदम है और 20 किलो आटे का थैला 1100, 1160, 1200, कहाँ पे 1600 रुपये का था। तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा शिकायत है कि ये आटा 20 किलो आटे का थैला 1600 रुपये का बिक रहा है, जबकि फी मन गंदम तो 22 रुपये है इस वक्त मार्केट में ओपन रेट के मुताबिक। तो ये एक मिसाल है। मगर इसी तरह तमाम जो चीज़ें हैं उनको जो है, जिस तरह रोटी है 14 रुपये है, मुख्तलिफ जगहों पे वो 16 रुपये की भी बिक रही है, 15 रुपये की भी बिक रही है। जहाँ पे जिसको कहते हैं ना दा वो लग जाए तो वो कर रहा है। अब ये तो चीज़ हो गई एक अलग सी, मगर ग्राम फरोशी आ जाती है जिसमें सब्जियां फल का तो आप किसी दुकान पर क्या किसी ठेले पे ब्रेक लगा कर देख ले तो वो केला जो है वो मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरे साथ तो हुआ है 3 दिन पहले। तो मैं उससे कंफर्म करने के लिए उसको बार बार कह रहा था रेट लिस्ट के मुताबिक रात 10:30 बजे का टाइम वो इतना महंगा फल बेच रहा था। सेब जो है वो 550 रुपये किलो बेच रहा था। केला जो है वो 350 रुपये फ़ी दर्जन बेच रहा था। और मेन चौराहे पे बैठा हुआ दंदनाता हुआ बंदा बैठा हुआ, तो वो हम किसी की क्या बात करें, हम खुद ही उसके जो शिकार हो गए इफेक्टी हैं। तो ये तमाम लोग जो है इसी तरह रोज़ाना इफेक्ट होते हैं। तो ये ग्राम फरोशी को जो है नकेल डालने के लिए तमाम ये जो इस वक्त अथॉरिटी है उसको सही वाला जो है वो फॉल किया जाने लगा। लेकिन ये ना होता, अच्छा ना होता कि जो ऑलरेडी मजिस्ट्रेट्स हैं, एग्जिस्टिंग मजिस्ट्रेट्स हैं, उन्हीं को ये इख्तियारात दे दिए जाते, ना कि एक नई अथॉरिटी बनाई जाती, नई भर्तियां होती और ज़्यादा जो है ना उनके ऊपर एक्सपेंडिचर होता। अच्छा ना होता कि जो एग्जिस्टिंग हैं उन्हीं को इख्तियारात दे दिए जाते, सौंप दिए जाते। अब देखिए बड़ी अच्छी बात आपने की है, मगर इसमें ट्रेनिंग्स हैं। अच्छा, अब नए लोग नए हैं, नए जज्बे के साथ तो पुराने लोगों की ट्रेनिंग नहीं करवानी है हमने, वो वहीं पे रहेंगे। कम से कम मैं वही उसी की तरफ आ रहा हूँ। कम से कम ये जो चीज़ें हैं इनको एक किस्म का लस्सी वही है, दही वही है, उसको जो बनाना है, मेक करना है, जिसको पंजाबी में कहते हैं दड़का लगाना है, अब वो मॉडर्न हो गया, वो उसको किसी और तरीके से करने लगे हैं। अब मकसद ये है कि मजिस्ट्रेट की आपने बात की तो मजिस्ट्रेट असिस्टेंट कमिश्नर्स के अंडर आएंगे। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर्स का इसमें रोल जो है वो नंबर 1 पर है। डिप्टी कमिश्नर का रोल जो है वो ये रिपोर्टिंग सेक्शन है सारा, यहीं से सारा काम स्टार्ट होता है। मगर पीरा जो है वो PITB के साथ मिलकर काम करेगी। अच्छा, जिसमें लोगों को देखें ये एहसास दिलाना है किसी तरीके से भी कि अगर कोई ग्राम फरोशी कर रहा है तो वो कम से कम उसी वक्त उसको हवाला जेल नहीं किया जाएगा, उसी वक्त उसी थाने में डाला जाएगा जहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर उसका फौरी फैसला देगा या इख्तियार होगा उसके पास। लेकिन क्या इस अथॉरिटी के साथ जब ये लोग चेकिंग के लिए जाएंगे मजिस्ट्रेट्स भी साथ होंगे? देखिए निभा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ पिक्टोरियल एविडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये पिक्टोरियल एविडेंस है। आजकल पता क्या हो रहा है, पिछले 8 माह से जो हमें भी कई लोगों की सिफारिशात आती हैं तो हम आगे कर नहीं पा रहे। अच्छा, सब कुछ रोक दिया हुआ है। देखें होता क्या है कि एक तस्वीर उतरती है, नहीं सबसे पहले उसको देखा जाता है कि इस बाज़ार में क्या किस वजह से तंगी आ रही है, यहाँ पे ट्रैफिक फ़्लो जो है वो किस वजह से नहीं हो पा रहा। तो उसके बाद जो है उस बाज़ार का राउंड किया जाता है, उस बाज़ार को देखा जाता है, दुकानदार को बताया जाता है कि अपना सामान अंदर करें। अगर वो नहीं करते तो उसके बाद उनका सामान उठा लिया जाता है। अच्छा, उसमें सबसे बड़ा जो दुकानदार का भी नुकसान है और इन्होंने भी एक फार्मूला जो है वो निकाला है, वो है काउंटर वापस नहीं करते ये। अच्छा, चाहे वो 5.5 लाख रुपए का काउंटर हो, चाहे 10.5 लाख रुपए का काउंटर हो। अच्छा, इस वक्त कम से कम 4 से 5 अरब रुपए के काउंटर्स जो हैं वो इनके पास पड़े हुए हैं, रेगुलेशंस के पास। तमाम चीज़ पे पाबंदी है, कोई एक काउंटर बाहर नहीं जा सकता। बाकी 2 छोटी जो चीज़ें हैं वो मिल सकती हैं, जो किसी का कोई सामान उठाया गया वो वापस हो जाता है, मगर वो भी कोई 8-10 दिन बाद जाके वापस होता है। अच्छा, ये मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ। अब इस चीज़ को ये हर बंदे के साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है, क्योंकि हर घर के नीचे एक दुकान खुल गई है, हर मोहल्ला, हर गली, हर रोड जो है वो कमर्शियल हो चुकी है। आपका ट्रैफिक फ़्लो बिल्कुल स्मूथ नहीं चलता, बल्कि रुक रुक के चलता है। अभी सूरत हाल जो ये है कि इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल में ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके बाद जो लोग नहीं इस पर ऊपर अमल दरामद करते उनको एक नोटिस जारी किया जाता है कि आपकी दुकान 3 दिन बाद जो है वो सील कर दी जाएगी। अच्छा, अब उसको तो ये होता है कि शायद अभी आ रहा है, शायद अभी, और रात को तकरीबन कोई 1 बजे जाते हैं, जब वो दुकान बंद करके घर जाते हैं वहाँ पे वो सील का लगाते हैं। अच्छा, अब वो 72 घंटे उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 72 घंटे के बाद खुलेगी। अच्छा, मगर वो 72 घंटे के बाद नहीं खुलती, कम से कम 7 दिन लगते हैं। अच्छा, जाहिर बात है जो दुकानदार है उसने अगर इतना तंग किया हुआ था तो वो भी फिर अपना पूरा गुस्सा निकालते हैं। अब ये तो हो गया, पता नहीं इसमें कानून कितना अमल दरामद कर रहे हैं वो,
क्यों कौन सा सेक्शन इसके साथ चलाते हैं कि 72 घंटे से ज़ायद वो लेकर चलते हैं इसको। मगर जब पीरा आ जाएगी तो पीरा में आप कह रही थी जुर्माने का थोड़ा सा सबूर कम हो जाएगा, नहीं जुर्माना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कम से कम लाख रुपया 50,000 रुपये, ताकि अगला जो है उसको पता लगे कि मैंने गलती कहाँ पे की है। एक्चुअली लाहौर शहर है, असल में ना लाहौरिये जो है वो बड़े दिल वाले होते हैं और बड़े ज़बरदस्त हैं, वो ना जल्दी मानते नहीं हैं। अच्छा। हो जाएगा, आ जाएंगे, देखी जाएगी, उनसे बात कर लेंगे। इस दफा इनका रवैया मेरे ख्याल से तब्दील हो जाएगा। ये रवैयों को सही करने वाली बात है कि ये अथॉरिटी को वज़ीर आला पंजाब इसलिए लेकर आ रही हैं ताकि ये जो इतनी शिकायत थी ना पोर्टल्स पर, जो शिकायत सेल बने, तो उसमें आपको पता है 20-20 हज़ार से ज़्यादा शिकायत जाती थी। जाहिर बात है मुझे भी महंगी मिली है, तो अगर मुझे एक्सेस होगी तो मैं उस वक्त जाके जो है वो शिकायत करूंगा कि मुझे ये चीज़ महंगी मिली है। और इसका सद्देबाब करने के लिए अब इसकी आजमाने के हवाले से बात हो रही है। और ये अथॉरिटी में तमाम जवान रखे गए हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई है पुलिस की, और इसमें बाकायदा तौर पर कैमराज होंगे, उनको बाकायदा एक अथॉरिटी में बनाकर असिस्टेंट कमिश्नर के सपोर्ट किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर जो है पुराने अमले से, नए अमले से, मजिस्ट्रेट से ये सारा काम लेंगे। अब जाहिर बात है 1.5-2 करोड़ से ज़ायद की आबादी है ये, तो ये तमाम चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो इन चीज़ों को देखने के लिए अथॉरिटी जो है उसको वजूद में लाया। ये 24 मई को कहा जा रहा है कि ये फाल हो जाएगी। ये बता रहे हैं कि 24 मई तक इसको फाल कर दिया जाएगा और ये ऑपरेशनल जो है ना कह लें कि हो जाएगी 24 मई के। तो उसके बाद जब ये फील्ड में आएगी तो इसके क्या इम्पैक्ट आता है तब देखेंगे। अभी हम दूसरी स्टोरी पे आना चाह रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्जी मवेशी मंडियाँ फाल करने से जो है वो माजरत कर ली। क्या वजह है, माजरत क्यों कर ली है? इस दफ़ा नहीं लगेंगी मवेशी मंडियाँ? नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, मगर ये है कि नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा। मगर उन्होंने कहा कि इसमें करते हैं इसमें करप्शन का अंसर बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि कैटल मैनेजमेंट कंपनी करे। अच्छा। अब ये ना पिछले 2 साल से जो एक बात है वो करने वाली है कि 2 साल से नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रही थी। अब नो प्रॉफिट नो लॉस है क्या? नो प्रॉफिट नो लॉस तो ये है मैंने जितना पैसा लगाया उस पर मुझे कोई अर्निंग नहीं हुई, ठीक है जी, और नो लॉस नो प्रॉफिट। अब पैसा तो लगाया सरकार ने, अब इसमें नो प्रॉफिट वाला कौन सा है, नो लॉस वाला कौन सा? सरकार ने लोगों को सब्सिडाइज किया कि हमने यहाँ पे एक मेला सजा दिया, हमने पंडाल सजा दिया। अब लाहौर में कहाँ पे आपकी मंडियाँ लगती थी 13-14, अब ये कहाँ पे 5 हो गई। एक शाहपुर कांजरा होगी, वो तो पूरा साल लगती है। अच्छा, अब 5 मंडियाँ, अब आप कहाँ पे मंडी कहाँ पे, फिर शहर लाहौर में आपको जानवर भी देखते हुए नजर आएंगे, बिकते हुए नजर आएंगे, फिर 144 भी आप लगाएंगे। अब इन चीज़ों से ना इंतज़ामिया थोड़ा सा अपना जान भी छुड़ा रही है कि ये एक ऐसा मौका है जिसमें इंतज़ामिया के पास वो अख्तियार नहीं है। और 2 साल से पहले अगर देखा जाए तो मंडियों की काफ़ी ज़्यादा करप्शन की बाज़गश्त हुई, जिसमें हुकूमत को इंतज़ामिया को सबकी सी जो है उठाना पड़ी, और इसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी सामने आई। एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स भी इसमें आई कि काफ़ी करोड़ों नहीं अरबों रुपए की करप्शन हुई है इसमें। तो इस बार जो है इंतज़ामिया यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो लाहौर की है उसने कहा है कि सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब को कि मंडियाँ हम नहीं लगाएंगे, इसको वैसे हम ना गुजरते गुजरते देख लेंगे कि यहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं है, मगर इख्तियार तो लोकल गवर्नमेंट को ही है ना कि वो मंडियाँ फाल करें। लोकल गवर्नमेंट के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन का ज़्यादा इख्तियार है क्योंकि आर्जी मंडी है। अच्छा। आर्जी चीज़ अगर खुले मैदान में लगेगी तो जिस तरह एक जलसा है जी। तो लोग उसकी इजाज़त 144 उसका NOC जो है वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन देगी। अब एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हम वैसे इसको देख लेंगे, पड़ताल कर लेंगे, ये मंडियाँ उठाएं और इसको उठाकर आप कैटल मैनेजमेंट कंपनी के सपोर्ट कर दें, इसका ये काम है। अच्छा। जो ये सारा साल जो है गोश्त का कारोबार भी देखते हैं, लेकिन वो तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे नहीं चलेंगे ना, वो तो नहीं इस पॉलिसी पे चलेंगे। कैटल मैनेजमेंट कंपनी जो है वो जाहिर बात है वो तो ऑब्वियसली फिर वो अपना भी प्रॉफिट रखेंगे और सारा मामला। एक कंपनी है, बेबी है, हुकूमत उसको पैसे, जिस तरह LWMC है तो वो भी पैसे ही मांगेगी। अब उन्होंने विदाउट डीजल जनरेटर चलेगा, शाम को 5-6 बजे अंधेरा होगा, आपने जाना, मैंने जाना, लोगों ने जाना, वहाँ पे जनरेटर चलना है, लाइट चलनी है, पोल्स लगने हैं। विदाउट जनरेटर विदाउट डीजल उन्होंने 2.5 करोड़ 2.25 करोड़ रुपये में ना एक मंडी का कह दिया। अच्छा। अब ये 11.5 करोड़ रुपये उन्होंने
जो है पांच मंडियों का जो महकमा बल्दियात था उनसे मांग लिया है। अब ये मांगा है तो उन्होंने कहा जी ये जो पैसे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन देगी, अच्छा। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की ये जिम्मेदारी थी। सही। उन्होंने कहा जी हमने नहीं मंडी लगानी, आप इनसे पूछें, बाद में एंटी करप्शन आ जाती है, नैब आ जाती है, पैसों का हिसाब तब ये देंगे। अब कहाँ पे आप 1,37 अरब के काम कर रहे हैं और अब कहाँ पे आप 11.5 12, 13, 14 करोड़ रुपया लगाने से माजरत कर रहे हैं। अच्छा, मकसद ये कह रहे हैं कि पिछले साल भी यही हुआ था कि मेरे पास लेटर भी है कि महकमा बल्दियात की तरफ से ये लेटर आया था कि लोकल गवर्नमेंट इस पे पैसे नहीं लगा सकती, अच्छा। कोई कानून नहीं ठीक है। है, मगर ठीक अब कैसे कानून हो जाएगा, कैसे अब पैसे देखते आ हैं कि जाएंगे, क्या होगा। कैसे सूरत हाल सामने आ जाएगी, तो ये तमाम चीज़ें जो है इसको देखा जा रहा है। मगर उन्होंने टेंडर जो है वो ऑन कर दिए हैं, जो टेंडर वो आने वाले वक्त में होंगे ये 5 मंडियों को लाहौर शहर के। देखते हैं कि कैसे जो है ना ये अब जो पॉलिसी है या वो जैसे यू टर्न लेके वापस आती है कि पहले उनके पास इख्तियारात नहीं थे, अब यूटर्न का आपने लफ्ज़ बोला है। अब जो है ना वो कैसे इख्तियारात आ जाते हैं लोकल गवर्नमेंट के पास। तो ये सारी सूरत हाल थी। इमरान अकबर साहब हमारे साथ मौजूद। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जनाब लाहौर भर में पिछली रात बारिश ने सारे मौसम को खुशगवार बना दिया और साथ ही साथ लाहौर में अगले चंद दिनों में गरज चमक के साथ शदीद बारिश की भी पेशनगोई की जा रही है। लेकिन बारिश के बाद जो मौसम का रंग बदलेगा वो सबको हैरान कर देगा, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि इस बारिश के बाद रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का आगाज़ होने वाला है। और ये जो तब्दीली होगी ये हमारे जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं, हमारी सेहत है, इवन दो कि हमारी जो एनर्जी कंज्यूम होती है ना उसको किस तरह मुतासर करेगी, इस पर हम बात करेंगे। और क्या हम इस मौसमी शिद्दत के लिए तैयार हैं? इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मरियम शब्बीर हैं जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि जो इन्वायरमेंट हमारा चेंज होता जा रहा है, वेदर पैटर्न हमारा चेंज हो रहा है, इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है या अभी फौरी तौर पर हमें किस तरह के इकदाम उठाने की ज़रूरत है। तो मरियम, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। मरियम, हमारे यहाँ पे लाहौर में रात को तो बारिश हुई, बड़ी गरज चमक के साथ बारिश हुई है और मौसम बड़ा अच्छा हो गया। उससे पहले जो वेदर जा रहा था वो 40 भी क्रॉस कर रहा था। तो अब कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी बारिश होगी, लेकिन बारिश के बाद जो है वो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी। इस साल गर्मी की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है पिछले सालों की निस्बत। तो क्या आपको लगता है कि हम तैयार हैं इससे लड़ने के लिए? जो वेदर पैटर्न चेंज होता जा रहा है, प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि कल कौन सा मौसम हमें देखने को मिल सकता है। जी, ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि हम तैयार हैं या नहीं हैं, और इसका जवाब इन शॉर्ट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी गवर्नमेंट्स को करने वाली हैं। जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हम देख रहे होते हैं, आप देखें कि मिसाल के तौर पर 2022 में जो बहुत बड़ा सैलाब आया था उसी से काफ़ी सारे लोगों ने अभी तक रिकवर नहीं किया, सबके घर अभी तक नहीं बन पाए हैं। तो जो क्लाइमेट चेंज है, इसका जो फिनोमेना है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से एमिशन आपके दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटेंस किस्म के वेदर पैटर्न्स आपको मिलते हैं। जैसे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के इलाकों में यालाबारी जैसे हुई थी, बहुत तूफानी बारिशें आपको गरज चमक के साथ मिलती हैं। फिर अर्बन फ्लडिंग हो जाती है बरसात का जब मौसम जैसे ही आता है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। खासतौर पर पाकिस्तान की बात करें, एक तो हमारा रीजन लोकेलिटी इस तरह की है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट इस पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरा कुछ हमारी अपनी भी गलतियाँ हैं जो गवर्नेंस रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं। मिसाल के तौर पर अर्बन प्लानिंग की सिर्फ हम बात करें तो आप शहरों में देखें, जैसे खासतौर पर लाहौर में भी देखें, तो लाहौर बहुत फैल के बहुत बड़ा हो रहा है। बहुत प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, दरख्त कटते जा रहे हैं, आपको कंक्रीट का जंगल एक नज़र आता है। तो कंक्रीट, सीमेंट, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स इस तरह की होती हैं कि बारिश अगर हो भी तो उसके फ़ौरन बाद जब धूप निकलने शुरू होती है तो वो बहुत तेज़ी से हीट एब्जॉर्ब करती है, बहुत तेज़ी से हीट एब्जॉर्ब करती है। तो आपका फिर टेम्परेचर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है। तो जवाब आपने पूछा था कि तैयार हैं या नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ना हुकूमतें तैयार हैं और ना ही लोग तैयार हैं इस किस्म की सख्त मौसमों को बर्दाश्त करने के लिए।
नहीं तो हम ये समझ सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है, और ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए, पाकिस्तान में देखा जाए तो अब इंटेंसिटी यहाँ पे भी बढ़ती जा रही है। जैसे इस्लामाबाद की सूरत हाल हमने देखी, रावलपिंडी की सूरत हाल हमने देखी कि वहाँ पे किस तरह यालाबारी हुई है, और यालाबारी भी आप वो देखें कि वो जो बर्फ़ पड़ी है वहाँ पे वो इतनी ज़्यादा थी, और वो कोई ऐसे लग रहा था कि बॉल है जो आसमान से गिर रहे हैं, तो वो इतनी इंटेंसिटी वहाँ पर भी देखी गई है। फिर लाहौर में जो बारिशें हो रही हैं वो भी गरज चमक के साथ, हम ये जो 3-4 बारिशें देखी हैं वो हमने नॉर्मल बारिश नहीं देखी है, गरज चमक के साथ बारिश हम देख रहे हैं। आने वाले दिनों में भी यही है। फिर आपने अर्बन फ्लडिंग की बात की है, इसका भी जो हमारे साथ एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहा है। आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि ये भी हो सकता है कि अगर बारिश ज़्यादा होगी तो ये समझें कि हम क्लाइमेट चेंज की जद में आ चुके हैं। जी बिल्कुल, हम तो कई सालों से क्लाइमेट चेंज की जद में हैं। ये कोई नए फिनोमेना हमारे साथ नहीं हो रहे हैं। आप देखें कि 2000 प्रॉब्ली 10 में डेकेड बिफोर 2010 की जो फ्लडिंग थी, अर्थक्वेक्स, आपके जो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से कुछ आपकी वो भी इम्पैक्ट्स हैं। आप देखें कि इट्स काइंड ऑफ ये सैड रियलिटी है कि एक तरफ तो बारिशें हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा पानी है, और कुछ दिनों में आप फिर आगे देख रही होंगी कि पानी की कमी की बातें हो रही होंगी कि बारिशें पिछले कुछ सर्दियों में बारिशें कम हुई हैं, बर्फ कम पड़ी है, उस तरह से नहीं पड़ी, तो हमारे पास पानी इस्तेमाल का इतना ज्यादा नहीं है। तो आप देखें कि अगर हुकूमतें तैयार होती, कम्युनिटीज को, जो हमारे लोग हैं, उनको इस किस्म की ट्रेनिंग्स देती कि बारिश का पानी हम स्टोर कर सकें छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे मिनी डैम्स की फॉर्म में, तो वो कल को जो है उसके साथ थोड़ा सा केमिकल प्रोसेस करके उसको थोड़ा साफ करके वो बहुत सारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज हो सकता है। लेकिन इस तरह के हमारे पास पाकिस्तान में किसी किस्म के कोई प्लान्स नहीं है। इसके अलावा जैसे मैंने अर्बन प्लानिंग की बात की, कोई पाकिस्तान में है ही नहीं, तो उसकी वजह से ये होता है कि बारिशें बहुत होती हैं तो आपको पानी को जमीन ही नहीं मिलती है कि अब्जॉर्ब होकर ग्राउंड में जाए, तो वो फिर आपको गलियों में और सड़कों पे ऊपर बहता हुआ पानी नजर आता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, हर जगह आपको कंक्रीट ही कंक्रीट नजर आ रहा है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज के फिनोमेनास है पाकिस्तान में, आप पूरे पाकिस्तान में देखें तो कहीं आपको खुश्कसाली नजर आती है, सिंध के इलाकों की तरफ चले जाएं, शहरों में आपको हीट वेव्स नजर आती हैं, खासतौर पर जो सदर्न पंजाब का इलाका है इसमें बड़े शहरों में तो होती हैं। एयर क्वालिटी के पोल्यूशन की वजह से बहुत इशू है, वेस्ट मैनेजमेंट के हमारे इशू हैं, जो कूड़ा हम जलाते हैं, इवन के हॉस्पिटल्स के इतना डेंजरस वेस्ट है वो भी हम जलाते हैं, तो उसकी एमिशंस भी फिर हवा में जाती हैं। तो कुछ तो ये है कि ग्लोबली हम इतना एमिट नहीं करते हैं, कुछ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं ग्लोबल एमिशंस की वजह से, लेकिन बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो ग्राउंड रियलिटी है हमारी, जो कि हुकूमतें हमारी उसको सॉल्व करने में सक्सेसफुल नहीं रही हैं, जिसकी वजह से भी बहुत सारे आपको मसाइल नजर आते हैं जो डबल ट्रिपल इम्पैक्ट होके आता है। और क्लाइमेट चेंज सिर्फ ये नहीं है कि आपको मौसम इस तरह के सख्त मिलते हैं, बल्कि आप देखें कि ये यालाबारी से जैसे फसलें बहुत तबाह हुई हैं, बारिशें, अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल जो पिछले कुछ अरसे में हुआ है उसकी वजह से फसलें आपकी तबाह हुई हैं। सिंध के इलाकों में आप देखें तो वहाँ पे आम के जो पौधे थे उनको नुकसान पहुंचे हैं, तो ये आपकी फूड सिक्योरिटी से भी लिंक है। आपकी फसलें तबाह होंगी तो आपको फूड सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, फिर उसकी वजह से फिर कीमतें आपकी बढ़ेंगी, आपकी फसलें तबाह होंगी, तो मार्केट में वेजिटेबल्स, टमाटर, फल, सब्जियां ये इस तरह से आपको बहुत महंगे फिर मिलेंगे। तो इसका मल्टी सेक्टोरल आपका इम्पैक्ट है, सिर्फ एक चीज को इम्पैक्ट नहीं करती, आपकी हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है, आपकी बहुत सारी चीजें इससे कनेक्टेड हैं। अच्छा, दूसरा मरीम मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा, जैसे कहा जा रहा है कि ये जो बारिशें होंगी इसके बाद जो है ना रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी इस साल, तो ये क्या फिनोमेना है? मतलब यू आर एन एनवायरमेंटलिस्ट, तो हमें बताइए कि इसके पीछे वजह क्या है, क्या साइंस है ये कि एक तो बारिशें होंगी और बारिशों के बाद कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। देन ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हीट वेव भी आने वाले दिनों में आ सकती है, और इवन दो के जो आपका टेम्परेचर है, लाहौर में हम बैठे हुए हैं तो लाहौर का बताया जा रहा है कि अक्रॉस 50 भी जा सकता है। जी
बिल्कुल ये क्लाइमेट चेंज में होता ये है कि आपकी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो आपकी गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल से आपकी एमिशंस होती हैं, जो कूड़ा करकट जलाने से एमिशंस आपकी होती हैं, ये सारी एमिशंस मिलके आपकी जो एसीज फ्रिज वगैरह भी जो हम इस्तेमाल करते हैं आजकल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स उसमें होते हैं, तो आपके ये सारे एमिशंस जो हैं जो उससे खारिज होते हैं उनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं कि आपके जब ये एटमॉस्फेयर में होती हैं, आपके माहौल में होती हैं, तो वो आपके जो है वो गर्म करती हैं आपके एटमॉस्फेयर को, वो हीट अपने अंदर ट्रैप कर लेती होती हैं, जो सूरज से रोशनी आपकी आती है उसको ट्रैप करती हैं, जिसकी वजह से आपको आपका टेम्परेचर जो है वो दर्जा हरारत बढ़ता जाता है। तो ये बेसिक सा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। और आप देखें कि जो ये एमिशंस हैं जो आपके जहरीले मादे हवा में होते हैं, ये आपके कोई भी जो मुल्क है उनको उस सक्सेस से कम नहीं कर रहा है। जो टारगेट्स इनके हर साल सेट होते हैं कि उनको करने हैं, उस हिसाब से कम नहीं कर रहे हैं। जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हैं जैसे सूरज, पानी, हवा से एनर्जी प्रोड्यूस होती है या ईंधन प्रोड्यूस हम कर सकते हैं, उसकी तरफ तेजी से बदलाव नहीं है। तो आपकी ये आपके ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, यानी कि आपके एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस क्रिएट करते हैं, जिसका रिजल्ट ये भी है कि अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल होता है। जैसे अब बहुत ज्यादा बारिश अचानक हो जाती है, बहुत गर्मी हो जाती है, ज्यादा दिनों के लिए हीट वेव्स रहती हैं और ज्यादा घंटों के लिए हीट वेव्स रहना जो है वो शुरू हो गई हैं। फ्लडिंग आपकी जो है वो अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल की वजह से आने वाले दिनों में जो है ना वो हमारा जो टेम्परेचर है वो मज़ीद बढ़ने वाला है, उसके हवाले से हमें खुद ही कुछ इकदाम जो है ना वो करने की ज़रूरत है। मरियम शब्बीर हमारे साथ मौजूद थी जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। मरियम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। और ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, दोपहर को जब हमारी लंच की ब्रेक होती है ना तो देखा ही जाता है कि बहुत से लोग हाथ धोए बगैर खाना खाने बैठ जाते हैं, और इस दौरान उन्हें कोई कोलीग ये याद दिलाए ना कि भाई तुमने तो हाथ ही नहीं धोए, तो उसका जवाब होता है मैंने सुबह से कुछ किया ही नहीं है, तो क्या हाथ धोने हैं, मेरे तो हाथ साफ़ है, सिर्फ काम ही तो किया है। अब ज़रा इस तसव्वुर को थोड़ा सा वसी कर लेते हैं कि उधर से ड्राइविंग करते नौजवान आया है और उसने ख़ुद को खाने में शामिल करते हुए ये तसव्वुर कर लिया, मतलब ख़ुद ही अज्यूम कर लिया है कि उसके हाथ साफ़ है। घर में देखा जाए तो ख़वातीन भी अगर सब्ज़ी काट कर बैठी हैं तो वो ये जाने बगैर कि वो सब्ज़ी कितनी गर्द आलूद थी या उस पर खाद या फिर जो स्प्रे यूज़ किए जाते हैं वो कौन सा अमल नहीं गुज़रा होगा उन सब्ज़ियों पर, वो यही समझेंगी कि जनाब हाथ साफ़ हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप भले ही कितने साफ़ सुथरे क्यों ना रहते हैं, लेकिन अगर आप कुछ भी खाने से पहले हाथों की सफाई का ख्याल नहीं करते हैं ना तो ये आदत आपकी अच्छी भली सेहत की दुश्मन बन सकती है। अब हाथों की सफाई का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है और उसकी अहमियत का जानना हमारी सेहत और हमारी आदत के लिए क्यों ज़रूरी है, ये जानेंगे हम आज के सेगमेंट में। तो आज के सेगमेंट में हमें इसके ऊपर बात करने के लिए कि हाइजीन क्यों इम्पॉर्टेंट है और ख़ास तौर पर ये जो हाथ हैं हमारे, अब ये मेरे यहाँ पर भी हाथ लग रहे हैं, मैं बाबर अपने पेन को भी पकड़ रही हूँ, मैं अपने पेपर्स को भी पकड़ रही हूँ, मैंने अपना ग्लास भी टच किया है। अब मुझे नहीं पता कि मेरे हाथों पे कितने जर्म्स लगे हुए हैं। अब मैं यही हाथ धोए बगैर अगर खाना खाना शुरू कर दूँगी, कुछ भी खाना शुरू कर दूँगी, तो ऑब्वियसली जो जर्म्स मेरे हाथ में है जो नेकेड आई से नहीं नज़र आ रहे हैं, सारे जर्म्स मेरे पेट में जाएंगे और उसके बाद बहुत सारी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हम हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। और दूसरा ये कि कोविड, आजकल कोविड के केसेस भी आ रहे हैं, वो भी रेज़ हो रहे हैं, और उसका भी क्या है कि कहीं पर भी वो जर्म आपको मिल जाता है, आपके हाथ कहीं पर भी लगते हैं, आप किसी से हाथ मिलाते हैं, आपको नहीं पता कि उसके हाथ पे किस तरह का कह लें कि जर्म्स हैं। तो ये ख्याल रखना कि आपने सिर्फ हाथ धोने हैं, हाथ धोने से ही आपकी बहुत सारी बीमारियां जो है ना वो आपको लगने से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो आप जो हमने इसी पर बात करनी है, तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर आसिफ हुसैन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जो कि जनरल फिजिशियन है, नेशनल हॉस्पिटल से उनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, वैसे तो हाइजीन का बड़ा ख्याल रखा जाता है, हर कोई कहता है कि हम साफ़ सुथरे नज़र आएँ, हमारे कपड़े अच्छे हों, साफ़ सुथरे हों, हम वैसे भी लुक भी हमारी साफ़ सुथरी हो, लेकिन सिर्फ ये हाथ ना धोना
कि हम हाथों का अच्छे तरीके से ख्याल नहीं रखते हैं। हाथ ना धोना में किस तरह की बीमारियों का शिकार कर सकता है? आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो हमें नज़र तो नहीं आते लेकिन वो आपकी स्किन में रहते हैं। खासकर जो कोविड का जरासीम है ना, जो वायरस है, ये एक ऐसा वायरस है कि जो काफ़ी देर तक जिंदा रहता है जी। बाकी वायरसेस की निस्बत। तो इसका सबसे बेस्ट जो प्रिवेंशन है वो हाथ धोना ही है। जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया में जब काम किया 15 साल, तो वहाँ पे ये होता है कि हर डॉक्टर की रिपोर्ट होती है कि हैंड हाइजीन की एक इंटरनल असेसमेंट हो रही होती है और महीने के एंड पे ना आपको उसका वो बताया जाता है कि आपने 80% 90% टाइम हाथ धोए या नहीं धोए। और जब आप एक मरीज को टच करके दूसरे पे जाते हैं तो आपने हाथ धोने हैं। तो हाथ धोना इसलिए ज़रूरी है कि जर्म्स और टॉक्सिन्स वगैरह जो है ना वो कन्वे ना हो आपके, खासकर जो कोविड है वो चला जाता है। होता ही है कि अगर आप ना भी खाना खाएं तो जब आप आंखों को लगाएंगे ना हाथ तो वायरस आपके जिस्म में चला जाएगा। या आप खाली ऐसे नाक को आप साफ कर रहे हैं, आंख को साफ कर रहे हैं, वो तो चला गया आपके। बिल्कुल, वो चला जाएगा और फिर वो अल्टीमेटली आपके ब्लड में चला जाएगा और वो फैल जाएगा। तो इसलिए हाथ धोना इसलिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये होता है कि हाथ धोने कैसे, ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा। उसमें ये होता है कि अगर तो आप मतलब डॉक्टर है तो फिर तो आपको प्रॉपर कोहनी तक धोने होते हैं। ओके। लेकिन आम बंदे के लिए जरूरी है कि ये जो रिस्ट है इससे यहाँ तक ऊपर, हाँ, और आधा मिनट कम से कम जो है ना अपने सोप को उसके ऊपर लगाना है और उंगलियों में ये जो जगह है ना बीच में, यहाँ पे भी सोप जाना चाहिए। ओके। ऐसे इस तरह आप करके तो उसको रगड़ के फिर आधा एक मिनट करके फिर उसको वॉश। बहुत से लोगों को मैंने देखा है ऐसे जाते हैं वॉशरूम में, वो साबुन पकड़ा ऐसे लगाया, ये बस धो के बाहर आ गए। वो भाई अच्छे तरीके से धोए उसको, मतलब पूरी आपकी उंगलियां आपके नाखून तक साफ होने चाहिए। ये नाखूनों में भी बहुत सारे जर्म्स होते हैं। ऐसे ही बिल्कुल सही बात है। कम से कम आधा एक मिनट उसको धोना चाहिए। और जब भी आप खाना खाएंगे या कोई ऐसा एक्टिविटी करेंगे तो आपको हाथ धोना आपके लिए अपनी सेहत के लिए भी जरूरी है और जो आपके इससे रिलेटेड बाकी लोग आपके आसपास हैं उनके लिए भी जरूरी है। मतलब आधा मिनट के लिए आपको हाथ धोने चाहिए। ये एम्फसाइज हम कर रहे हैं कि आपको एटलीस्ट गिन लें आप कि भाई मुझे आधा घंटा हो गया, मेरे इट मींस कि मेरे हाथ साफ सुथरे हो गए हैं। ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा अब लोग कहेंगे जी किससे हाथ धोने चाहिए, साबुन से धोने चाहिए, बार बार साबुन से धोने चाहिए, खाली पानी से धो लेने चाहिए? नहीं, खाली पानी से जो है ना वो सारे जर्म्स नहीं उतरते। तो आपको प्रॉपर, जैसे मैंने कहा, आधा एक मिनट के लिए साबुन को आपको जो है ना, साबुन या लोशन जो भी है उसको आपने रगड़ना है हाथों में और इन जगहों में भी करना ताकि वो प्रॉपर वॉश हो जाए। ठीक है, सिर्फ पानी से हाथ धोना काफ़ी नहीं होता, स्पेशली जब आप वॉशरूम से होके कोई आता है तो उसके लिए तो और भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो है ना वो ऐसे ही आगे कन्वे होती हैं। आप देखें ना पाकिस्तान में जो टाइफाइड है जी, कोरोना तो भी है ना, टाइफाइड का जरासीम तो हमेशा से चला आ रहा है। अच्छा। और उसके फैलने की भी सबसे बड़ी वजह जो है ना यही है कि हैंड हाइजीन नहीं है। पानी तो गंदा है, उसमें खुराक भी गंदी है, लेकिन आपके हाथों से वो जरासीम आपके मुंह में चला जाता है और वो इतना इस वक्त रेजिस्टेंट है कि जितनी भी हमारे पास एंटीबायोटिक है उनमें से 1 या 2 रह गई जो उस पर आप असर करती हैं। अच्छा। तो इसलिए हैंड हाइजीन आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से बचा लेती है, खासकर वो बीमारियां जिनके लिए आपको 15-15 दिन अस्पताल में दाखिल होना पड़ेगा, एंटीबायोटिक महंगी लगानी पड़ेगी, डॉक्टर के वो सारे खर्चे होंगे, लगाने पड़ेंगे, उनसे आप बच जाएंगे। इस्लाम भी यही कहता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, तो यही हैंड हाइजीन सब प्रिवेंशन स्टार्ट यहाँ से होती है। अपने हाथ धोने से अपने आप को साफ रखना तो ज़रूरी है ही है, लेकिन हाथ धोना सबसे ज़रूरी है। अच्छा, कितनी बार हमें दिन में हाथ धोने चाहिए? जब भी हम कुछ खाना पीना शुरू करें उस वक्त तो धोने ही मस्ट है। ठीक है ना, उसके अलावा अगर आप किसी चीज़ को टच करके आए जो कि आप, जैसे आपने एग्जांपल दी गाड़ी चलाने की, आप कहीं बैठे हुए हैं, आपके हाथ अनइंटेंशनली भी चीज़ों को लगते रहते हैं, कहीं पे भी टच हो जाते हैं। हाँ जी, तो हो सकता है आपसे पहले वहाँ पे कोई बंदा ऐसा बैठ के गया हो वहाँ पे जिसके जरासीम ऐसे हो जो रेजिस्टेंट हो। बहुत सारे लोगों की स्किन के ऊपर ना ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं। अच्छा। और उनके लिए कोई एंटीबायोटिक असर नहीं करती। अब वो भी पब्लिक में फिरते हैं, हर जगह बैठते हैं। अगर अब अनफॉर्चुनेटली आप वहाँ पे बैठ गए हैं तो आपकी स्किन पे भी वो बैक्टीरिया आ जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी भी जगह पे उठ के आए तो अपने हाथ एक बार धो लें ताकि अगर आपके स्किन में वो जरासीम लगे हैं इससे पहले कि वो वहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएं और वो आपकी पूरी बॉडी में फैल जाए, आप उनको वॉश कर लेंगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे। हाँ, अच्छा, अब यूजुअली हम घर में होते हैं तो चले हम सोप के साथ हाथ धो लेते हैं या हैंड वॉश के साथ हाथ धो लेते हैं। जब से कोविड आया आपको पता है हैंड सैनिटाइज़र का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हो गया और हर किसी के पास, वो मेल हो या फिर फीमेल हो, उनके बैग में हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर होता है। हैंड सैनिटाइज़र महफूज है, यूज़ करना चाहिए, और क्या वो जर्म्स को उस तरह किल करता है कि नहीं करता है?
ये उतना इफेक्टिव तो नहीं है जितना सोप या वो है, लेकिन अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो जब भी आपको चांस मिले उसके बाद अपने हाथ धो लें। अच्छा, अगर वक्ती तौर पे आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिली कि आप अपने हाथ धो सके तो हैंड सैनिटाइजर यूज़ कर लें, बट वेन एवर यू गेट अ चांस तो आप जाके अपने हाथ को साबुन और से धो लें और आधा 1 मिनट कम से कम धोएं। तो इस तरह आप कोविड से तो इसी तरह बच सकते मतलब हैं। लोगों ने इसीलिए रखा होता है ना अपनी आसानी के लिए बैग में कि चले हमें उठ के कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हम किसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं खाना खाने, तो उससे पहले हाथ में सैनिटाइजर डाला, हाथ जो है ना वो अच्छे तरीके से उसके साथ ही साफ कर लिया और उसके बाद खाना शुरू कर दिया। नहीं, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना अच्छा। हैंड वॉश है, क्योंकि उसमें जरासीम प्रॉपरली ख़त्म नहीं होते हैं, आप स्किन से लगे रहते हैं। और कोविड के जरासीम तो बहुत रेजिस्टेंट है, तो उसको तो अगर आप एक दफ़ा धोएं तो फिर भी चांस होता है कि कुछ ना कुछ शायद रह ही गया होगा। और अगर आपने जब तक हाथ नहीं धोए 2 काम ज़रूर करें। एक तो अपनी आंखों को मत टच करें, ओके, और दूसरा ये कुछ खाना पीना ना करें जब तक आप अपने हाथ सही तरह से धो नहीं लेते, क्योंकि अगर आप आंखों को टच करेंगे तो कोविड लग जाएगा और कोविड वहाँ से आंखों से भी चला जाएगा। और सिर्फ कोविड नहीं डॉक्टर साहब, बहुत से ऐसे जरासीम होते हैं जो आपकी आंखों में इन्फेक्शन भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। तो अगर आप हाथ धो लें तो दैट्स बेस्ट, लेकिन जब तक आपको चांस नहीं मिलता हाथ धोने का, इस बेटर कि अपने आप को टच ना करें, अपने फेस को, अपनी आंखों को, कहीं पर भी आप आंखों को टच ना करें, नाक को टच करना करें, अपने फेस को टच ना करें। स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती है ना इस वजह से, स्किन प्रॉब्लम होती है और बाकी डिजीज सारी होती हैं इससे। तो इसलिए जब तक आपको जब चांस मिल जाए तो फ़ौरन धो लें, और जब तक चांस ना मिले तो अवॉइड करें कि अपने हाथों को किसी जगह पे यूज़ ना करें, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अच्छा, ये सैनिटाइजर्स में भी तो बहुत सारे केमिकल होते हैं ना, क्या वो यूज़ करके भी हमें अपने आंखों को या अपने फेस को हाथ लगाना चाहिए? बहुत सारे सैनिटाइजर में अल्कोहल यूज़ होती है, हाँ, या इस तरह के केमिकल यूज़ होते हैं, तो वो इरिटेंट होते हैं। कुछ लोगों को स्किन एलर्जी हो जाती है उससे, कुछ लोगों को आंखों की एलर्जी हो सकती है उससे, ठीक है। फिर वो केमिकल है, उनके अपने टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं। तो बिल्कुल जब आपने सैनिटाइजर यूज़ किया तो उसको फेस पे या आंखों पे नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ हैंड तक रखना चाहिए उसको। और फिर जब आपने कुछ खाना है तो उससे पहले हाथ फिर भी आपने धो लेने हैं, क्योंकि उसके बगैर आपके वो नहीं इफेक्टिव ठीक नहीं है। होगा। मतलब हाथ धोना इतना ज़रूरी है कि आपको खाना खाने से पहले स्पेशली कि आप जब भी खाने की टेबल पे बैठ रहे हैं, कहीं पर भी हैं, तो उस हवाले से आपने ज़रूर ख्याल रखना है। और वैसे भी आज क्योंकि 5 मई है और 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है, तो इस हवाले से हमने सोचा कि क्यों ना, बहुत से लोगों को पता भी है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें निगलेक्ट कर दी जाती हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनका अगर आप ख्याल रख लें तो आपकी सेहत जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। तो सिर्फ हाथ धोने, आपने 1.5 मिनट हाथ धोने हैं ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जा सके। तो हमारे साथ डॉक्टर आसिफ हुसैन मौजूद थे जो कि जनरल फिजिशियन है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए और इसके ऊपर बात की है। जनाब, अब आपकी हमने मुलाकात करानी है सूफ़ी सिंगर से, और जो कि ख़ुद भी बड़ी प्यारी हैं, खूबसूरत हैं, अखलाक की भी बड़ी अच्छी हैं, और साथ ही साथ उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। जब वो ख़ास तौर पर कोई सूफ़ी कलाम पढ़ती हैं ना तो एक सहर सा तारी हो जाता है। मुख्तलिफ़ शोज़ में भी वो आ चुकी हैं, इंटरव्यूज़ भी दे चुकी हैं, हमारे पास भी बहुत दफ़ा आ चुकी हैं, लेकिन जब भी वो आती हैं ना एक नया सा एहसास लेकर आती हैं, कोई नया कलाम हमारे लिए लेकर आती हैं। तो आज भी हमने उन्हें मदू किया है, तो उनसे सुनेंगे उनकी आवाज़ में। शबाना अब्बास हैं जो कि सूफ़ी सिंगर हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। शबाना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शबाना, प्यारी लग रही क्या हैं। चल रहा है आजकल? आप भी बहुत प्यारी लग रही है, जब भी आती है प्यारी ही लगती है। सभी आजकल रिकॉर्डिंग्स करवा रही अच्छा। हूँ डिफरेंट चैनल्स पे भी, और वैसे भी अपने चैनल पे भी वर्क कर रही हूँ। अच्छा। साथ 1-2 ट्रैक करवाए हैं सूफीज़म के रिलेटेड, और अच्छा। बहुत अच्छे हैं और इंशाल्लाह सभी को पसंद है। क्या बात है। तो मतलब अभी वो इन लूप हैं, अभी आए नहीं है, लॉन्च नहीं हुए हैं? अभी लॉन्च नहीं किया, अभी उनका वीडियो शूट होना है, ऑडियो कंप्लीट हो गया। वाह जी वाह, क्या बात है। तो कितनी देर हुई है? अभी ये 1 मंथ हो गया। अच्छा, 1 मंथ हो गया, इसके ऊपर अभी काम कर रही हैं आप? सही आगे है। भी और भी आएंगे इंशाल्लाह, तो बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। क्या इंशाल्लाह। बात है। तो क्या बातें तो करेंगे, लेकिन मैं कहती हूँ कि कुछ पहले सुन लें। हाँ, और जब कोई फारिग टाइम मिलता है आपको, मुझे तो नहीं लगता मिलता होगा कि इतनी सारी चीज़ें हम मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी आपको देख रहे होते हैं, तो इवेंट्स भी होते होंगे, तो जब कभी फारिग टाइम मिलता है तो किसको ज़्यादा सुनती है?
मैं फारिग टाइम पे सजाद अली को अच्छा और नुसरत अली खान। नुसरत फतेह अली खान को। हाँ जी, आजकल मैं अगर अभी रिसेंटली सुनी, मैं कदा सुन रही हूँ। मैं कदा सुन रही हूँ उनके यार, जितने क्या भी- बात है, वाह जी वाह। वही अभी सुन रही, और साथ साथ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी काम कर, साथ वही डेली ये भी शेड्यूल होता है कि डेली वीडियो अपलोड करनी है, पेज पे वीडियो अपलोड करनी है, अच्छा। ठीक है। साथ साथ ये भी होता है, साथ काम भी करने होते हैं, अपने भी देखने होते हैं, और इवेंट भी साथ जो आते हैं तो उनको भी कंटिन्यू करना, फिर प्रैक्टिस भी करती हूँ अच्छा। म्यूजिशियंस के साथ, जो मेरे साथ मेरी टीम है उनके साथ बैठ के प्रैक्टिस भी करती हूँ। अच्छा। तो ये भी ज़ाहिरी रोज़ बात- डेली होती है ज़ाहिरी practice बात है, नहीं डेली नहीं होती, हफ्ते में 1-2 दफ़ा हो जाती है, अच्छा। ठीक है, क्योंकि जैमिंग बहुत ज़रूरी है कि आप कहीं बैठे और उनके अपनी टीम के साथ वर्क करना बहुत ज़रूरी है। इस ठीक वजह से है। अभी साथ साथ वो भी चल रहा मतलब होता है। 1-2 दिन हफ्ते में आप कर हाँ जी, लेती कर हैं। लेती हूँ। वो ज़रूरी है। कितना टाइम लगाती हैं उसके ऊपर आप? कितने करीबन घंटे करती हैं 3 रियाज? से 4 घंटे लग जाते हैं, और आपने कोई न्यू कलाम करना है, ये न्यू सॉन्ग करना है, पहले आपने उसको बैठ के राइट करना है, लिखना है, ठीक है, याद करना हाँ पड़ता है जी, ना हाँ सारा जी, पहले। सब कुछ ऐसे बहुत मुश्किल होता है। फिर आपने जिनसे सीखना है, फिर उनको जाके बताना कि ये वाला है, ठीक है, हमने इनके ये सॉन्ग तैयार करना है, इसकी जैमिंग करनी है, और साथ बैठ के उसकी ऑब्वियसली वो सारी अपनी जो कॉम्पोजिशन है वो सारी उस चीज सब को कुछ करेंगे ना। और हाँ। फिर वही राग लेकर आना, फिर उन चीज़ों का रचाव करना, सबसे बड़ी बात होती है रचाव चीज़ का, अच्छा। ठीक है। अगर रचाव ना बन रहा हो तो फिर ऐसे फीकी चीज़ लगती है। ये भी बड़ा बहुत मुश्किल मेहनत है, की बड़ा बात। मुश्किल है। और खास तौर पे जैसे आप सूफीज्म को प्रमोट कर रही हैं, और खास आजकल- तौर पे जो बुल्ले शाह हाँ जी, और हीर हाँ, वारिस हीर वारिस शाह, शाह। इसका जो आप वो करती हैं, याद करती हैं, तो बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। आजकल सूफीज़म लोग वो बहुत पसंद करते हैं, बजाय के ये दूसरे न्यू होते हैं, लेकिन जो मेरी महफिलें जो होती हैं वहाँ पे सूफीज़म को बहुत पसंद किया जाता है। और मैडम नूर जहाँ को लेके, और मैडम आपदा जी को, ठीक है, जितने भी हमारे लेजेंड्स गुजरे हैं उन सब के आजकल न्यू लोग ओल्ड मौसीकी को ही पसंद कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा, और आप ज़ाहिर बात देखें है। ना, जितने भी अब न्यू भी आ रहे हैं वो भी ओल्ड ओल्ड को ही पकड़ के लेकर आ रहे हैं, ओल्ड जी, को ही जी। लेकर आ रहे हैं, जी, उसको जी। रिमिक्स करके, उसको ही रिमिक्स वो करके वो आगे वही चल रहा चला है, और रहे हैं। वही ट्रेंडिंग पे आ जाते हैं, ठीक है, हाँ। और चलते तो वही है ना बिल्कुल आजकल ऐसा की ही न्यू है। चीज़, तो वैसे चलिए भी जी शबाना, जब भी आप आती हैं आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और हमेशा आप कुछ नया लेकर आती हैं हमारे लिए। तो अब वक्त की शॉर्टेज है, वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन जाते जाते भी आपसे कुछ सुनेंगे, ऐसे तो नहीं जाने देंगे हम आपको। बहुत शुक्रिया आपके आने का, और आपसे इजाज़त चाहते हैं, लेकिन जाते जाते शबाना से सुनते जाइए। जी जी शबाना। मैं जो मेरी स्पेशल हीर है, मैं जी वो जी, ज़रूर सुनाऊंगी। ज़रूर।